डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछले लेक्चर में हमने ब्लड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, केवल इंट्रोडक्शन ही दिया था। आज हम क्या करेंगे, आज थोड़ा सा अब उसी के आगे और बताते चल रहे हैं। ब्लड के कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आइए पढ़ते हैं ब्लड कंपोनेंट क्या होते हैं, कौन कौन से हैं ब्लड कंपोनेंट के बारे में। ब्लड कंपोनेंट, ठीक है। अब ब्लड कंपोनेंट को हमने कितने पार्टों में वहाँ पर डिवाइड किया था, उस दिन बताया था। कौन कौन थे, तो दो कंपोनेंट थे। एक तो लिक्विड पार्ट था, क्या था, एक लिक्विड पार्ट था, लिक्विड कंपोनेंट था, और दूसरा सॉलिड कंपोनेंट था, ठीक है। इतनी बात तो आप जानते होंगे, ठीक है। लिक्विड पार्ट में, लिक्विड कंपोनेंट में किसको रखा गया था, तो हम कहेंगे प्लाज्मा को रखा गया था। और उसके बाद सॉलिड कंपोनेंट में किसको रखा गया था, हमने बताया था ब्लड सेल्स या फिर ब्लड कार्पसेल्स, सॉरी ब्लड कार्पसेल्स को रखा गया था। किसको, ब्लड सेल्स को सेल्स कहेंगे या फिर कार्पसेल्स कहेंगे, क्या कहेंगे, कार्पसेल्स कहेंगे, ठीक है। अब ये एक प्लाज्मा हो गया, एक ब्लड सेल्स हो गए, ये दो कंपोनेंट हैं किसके, हमारे रक्त के। अब रक्त के बारे में हमें इंट्रोडक्शन देते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, प्लाज्मा। पहले प्लाज्मा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। लिक्विड पार्ट जो प्लाज्मा होता है, ये पूरे रक्त में हम कहेंगे लगभग 55% के आसपास पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 55%। मतलब पूरे रक्त का जो लिक्विड पार्ट है वो 55%, और फिर सॉलिड पार्ट है वो कितना, वो 45% के भाग के आसपास पाया जाता है। उसके बाद प्लाज्मा जो होता है वो हम कहेंगे कि ये हल्का सा पीले रंग का होता है। क्या, हल्का पीले रंग का होता है, हल्का पीले रंग का होता है। किस कारण से पीले रंग का होता है, तो इनमें हल्का सा बिलरुबिन वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया, बिलरुबिन वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण से इसका रंग जो होता है वो हल्का सा पीला होता है, ठीक है। चिपचिपा होता है, क्या होता है, चिपचिपा होता है, चिपचिपा, और थोड़ा सा गाढ़ा होता है। क्या, थोड़ा सा गाढ़ा होता है। फिर प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा में, पूरे प्लाज्मा में लगभग 90% तक क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। पूरे प्लाज्मा में लगभग 90% तक जल पाया जाता है। उसके बाद जब 90% तक जल पाया जाता है तो और फिर क्या बचता है, तो 90% के बाद 9% के लगभग इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं। क्या, 9% के लगभग इसमें प्रोटीन्स होती हैं, क्या, प्रोटीन्स होती है। फिर उसके बाद 1% जो भाग बचता है वो साल्ट पाया जाता है। क्या, उसमें साल्ट पाए जाते हैं। अब हमें ध्यान देना है कि प्रोटीन कौन कौन से, हमारे क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि हमसे प्लाज्मा में प्रोटीन कौन कौन सी उपस्थित होती हैं। तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स पाई जाती हैं वो थ्रोम्बिन प्रोटीन, क्या, थ्रोम्बिन प्रोटीन, फिर प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, ध्यान से देख लेंगे, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिर एल्बुमिन प्रोटीन, फिर उसके बाद हम कहेंगे फाइब्रिन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन। अच्छा, इसको हम आगे लिख दे रहे हैं, ठीक है। फाइब्रिन के बाद देखो फाइब्रिनोजन, उसके बाद और फिर कुछ है, हाँ, एक प्रोटीन, एक आधा और छोटी सी पाई जाती है, ग्लोबुलोबिन नाम होता है। क्या, ग्लोबुलोबिन प्रोटीन, ग्लोबुलोबिन। ये सारी की सारी प्रोटीन कहाँ पर पाई जाती हैं, तो हम कहेंगे प्लाज्मा में पाई जाती हैं। प्लाज्मा में लगभग 90% तक जल, 9% प्रोटीन्स। अब ये कौन कौन सी प्रोटीन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, एल्बुमिन, फिर फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलोबिन, ये सभी प्रोटीन से पाई जाती हैं। 1% भाग जो बचता है उसमें साल्ट पाए जाते हैं। साल्ट में क्या क्या होता है, तो हम कहेंगे कि जो अब पिछले लेक्चर में हमने बताया था, जिसके कारण से जो रक्त होता है, रक्त का पीएच मान या फिर रक्त का जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। किसके कारण से, तो इसमें कैल्शियम पाए जाते हैं, सोडियम पाया जाता है, आयोडीन पाए जाते हैं। तो ये सभी क्या है, इसमें साल्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपने जान ली। उसके बाद अब इसका काम क्या होता है। अब प्लाज्मा जो है उसका, प्लाज्मा का कार्य हम देख लेंगे। प्लाज्मा का जो काम होता है, प्लाज्मा का सीधा सा वर्क जो है वो ब्लड क्लॉट में काम आता है। किसमें, ब्लड के क्लॉटिंग, रक्त का थक्का निर्माण में काम किया जाता है, काम करता है। क्या, रक्त का थक्का बनवाता है, रक्त का थक्का, जिसको ब्लड क्लॉट कहते हैं। क्या, ब्लड क्लॉटिंग करवाता है कौन, तो हम कहेंगे प्लाज्मा ब्लड क्लॉटिंग करवाता है। उसके बाद और भी काम है इसके, केवल ब्लड क्लॉटिंग ही नहीं है, दूसरा काम हम देख लेंगे। दूसरा काम ये है कि सारी जितने भी हमारे शरीर में ब्लड सेल्स होती हैं या फिर रक्त की वाहिनियाँ होती हैं, जहाँ से रक्त शिराएँ जिनको कहते हैं, रक्त शिराओं को पोषण कौन प्रदान करता है, तो हम कहेंगे प्लाज्मा। रक्त शिराओं को यहाँ पर लिखेंगे, अगला, रक्त
रक्त शिराओं को पोषण प्रदान करता है। रक्त शिराओं को पोषण प्रदान करता है। रक्त शिराओं को पोषण कौन प्रदान करता है? तो वो हम कहेंगे प्लाज्मा प्रदान करता है। ठीक है, ये आप लिख लेंगे। थोड़ा सा मिटा रहे हैं, एक दो और वर्ग का है, वो क्या है वो भी देख लेते हैं। हाँ, आपने देखा कि रक्त की जितनी शिराएं हैं उन सबको पोषण प्रदान करता है। उसके बाद हम जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जब वो खाना हमारे शरीर में पूरा का पूरा पाचित हो जाता है तो बचता क्या है? अवशिष्ट पदार्थ। उसके साथ पचने पर या फिर पचाने की जो क्रिया होती है वहाँ पर कुछ विषैले पदार्थ निकलते हैं। तो विषैले पदार्थ जैसे विषैले पदार्थ हमारे शरीर में कौन क्या क्या जनरेट होते हैं? तो हम कहेंगे अमोनिया जनरेट होता है। क्या? अमोनिया जनरेट होता है। उसके बाद फिर क्या जनरेट होता है? यूरिक अम्ल जनरेट होता है। क्या? यूरिक अम्ल जनरेट होता है। यूरिया जनरेट होती है ना, यूरिक अम्ल का मतलब यूरिया भी कह सकते हैं। तो NH3, यूरिया, यूरिक अम्ल, ये सभी क्या होते हैं? फिर लैक्टिक एसिड जनरेट होता है। तो ये सभी क्या होते हैं? हम कहेंगे कि ये सभी हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। अब इनको शरीर से बाहर निकालना होता है, लेकिन बाहर ये नहीं निकलते हैं। जो कुछ भी मतलब हाँ बिल्कुल निकलते हैं जरूर। तो ये बाहर निकालने का काम कौन करवाता है? तो हम कहेंगे प्लाज्मा करवाता है। अर्थात मान लेते हैं कि ये हमारी हाथ हो गया, हाथ में यहाँ पर कहीं पर भोजन के पाचन की क्रिया हो गई। भोजन के पाचन की क्रिया के होने के पश्चात NH3 बन गया या अमोनिया बन गया या यूरिक अम्ल कुछ भी बन गया। तो यहाँ से अब उस यूरिया को, अमोनिया को हटाने का काम कौन करेगा? तो हम कहेंगे कि प्लाज्मा करता है ना। कौन करता है? यूरिया को ले जाने का काम कौन करता है? तो प्लाज्मा करता है। ठीक है, आप ये भी लिख लेंगे, विषैले पदार्थों का ट्रांसफॉर्मेशन करता है या फिर परिवहन करता है। अब परिवहन करके ले जाएगा कहाँ? तो ब्रेक के पास पहुंचा देता है, फिर उसके बाद लीवर के पास पहुंचा देता है। कौन? प्लाज्मा। ठीक है, तो ये सारे काम थे प्लाज्मा के। अब आपने जो भी यहाँ पर प्रोटीन्स देखे थे, क्या प्रोटीन, जो भी प्रोटीन थे उपस्थित थे, उन सभी प्रोटीनों में फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है, क्या फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है वो ब्लड का क्लॉट करवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्त का थक्का बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन सा प्रोटीन निभाता है? तो आप बताओ कि फाइब्रिनोजन। रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका, सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी होती है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन की होती है। ठीक है, तो प्लाज्मा के बारे में इतना सारा था, आपने देख लिया। अब आगे हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे ब्लड सेल्स के बारे में। ठीक है, ब्लड सेल्स के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर आइए देखते हैं ब्लड सेल्स क्या होती है। ब्लड सेल को हम 3 पार्टों में डिवाइड करेंगे। पहला RBC, फिर उसके बाद WBC, फिर उसके बाद प्लेटलेट्स होती हैं। RBC, WBC, प्लेटलेट्स। इसी RBC को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। क्या? एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। WBC को ल्यूकोसाइट भी कह सकते हैं, ल्यूकोसाइट। फिर उसके बाद प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। क्या? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, RBC, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और फिर प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। फिर RBC की जो संख्या होती है वो शरीर में लगभग मिलियंस में होती है। किस में होती है? मिलियंस में होती है। इनकी संख्या किस में होती है? मिलियंस में होती है। ध्यान से देख लेंगे, संख्या मिलियंस में होती है। मिलियंस, हाँ एक बात आप सुन लीजिए कि मिलियंस का मतलब ये होता है कि लाख का 10वां भाग, 10वां गुना लाख का। जैसे हम लिखते हैं, ये क्या लिखा है? ये 4 लाख लिख देते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर 4 मिलियन लिख देते हैं। ठीक है, 4 लाख और 4 मिलियन दोनों में अंतर है। 4 लाख का मतलब 4 लाख ही होता है, लेकिन 4 मिलियन का मतलब होता है 4 गुणे इसका 10वां गुना। ठीक है, मतलब 40 लाख। क्या? 40 लाख। ठीक है, ये बात आप समझ गए। तो RBC की जो संख्या होती है वो मिलियंस में होती है। कितनी मिलियंस होती है? 4.5 से लेकर के 5 मिलियन होती है। कितनी मिलियन होती है? 4 मिलियन से 5 मिलियन होती है। ठीक है, फिर उसके बाद WBC की जो संख्या होती है वो 1000 में होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो हम कहेंगे 1000 में होती है। अब 1000 में कितनी? तो लगभग 5000 से लेकर के, क्या कहेंगे? 5000 से लेकर के 9000 तक होती है इनकी संख्या। 5000 से 9000 तक होती है WBC की संख्या। प्लेटलेट जो होती हैं ये किस में होती हैं? ये लाख में होती है। ये क्या? लाख में होती है। ठीक है,
लाख में होती है। लाख का मतलब 4 से लेकर के 5 लाख होती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो शरीर में कौन सी सेल्स पाई जाती हैं ब्लड की, आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि शरीर में सबसे ज़्यादा ब्लड सेल्स की कौन सी सेल पाई जाती है, तो आप बताओगे क्या, आरबीसी पाई जाती है, आरबीसी पाई जाती है। देखो आरबीसी का जो कलर होता है, आरबीसी का जो कलर है वो रेड होता है। कैसा होता है, रेड होता है। डब्ल्यूबीसी का जो कलर है, डब्ल्यूबीसी का जो कलर हम कहेंगे तो डब्ल्यूबीसी का कलर वाइट होता है। और इनका प्लेटलेट्स का कलर तो कहेंगे, इनके बारे में हम कुछ नई जानकारी मिली, रंगहीन होते हैं, ठीक है। वो उनके बारे में हम रंगहीन या हल्का सा सफ़ेद उनको भी कह सकते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। देखो अब ये आरबीसी का कलर रेड होता है। अब हमें ध्यान ये देना है कि सबसे ज़्यादा संख्या में रक्त में कौन होता है, आरबीसी होती है, और उसका कलर लाल होता है। लाल होने के कारण से पूरे रक्त का कलर लाल हो जाता है। अभी सफ़ेद वाले पर एक बाल्टी आप, सॉरी एक बाल्टी नहीं, हम कहेंगे 5 बूंद या फिर 5 गुना आप ले लीजिए, क्या ये डब्ल्यूबीसी या वाइट कलर लीजिए। उसके बाद 1 गुना का मतलब 1 बूंद आप लाल रंग ले लीजिए, दोनों को मिला लीजिए, आपको लाल रंग ज़्यादा दिखाई देगा, वहाँ पर आपको लाल रंग ज़्यादा दिखाई देगा। 1 और 5 ये रेशियो में बता रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जब या पूरे ब्लड में जब आरबीसी की संख्या ज़्यादा, तो इसका अर्थ यही हुआ कि ब्लड का जो रंग होगा वो लाल निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब ये लाल रंग किसके कारण से होता है, तो लाल रंग हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण से होता है। किसके, हीमोग्लोबिन प्रोटीन किसके कारण से होता है भैया, हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण से होता है। किसके कारण से होता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण से। अब उसके बाद व्हाइट कलर जो होता है, ये व्हाइट कलर जो होता है इसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, इसलिए इसका रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है। तो यहाँ पर लिखोगे एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोटीन। एचबी का मतलब समझ लीजिए हीमोग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है। अब ये इसमें क्या पाया जाता है ऐसा, तो यहाँ पर भी एब्सेंस ऑफ लिख सकते हैं, एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोटीन, है ना। यहाँ पर भी एचबी नहीं पाई जाती, हीमोग्लोबिन प्रोटीन उनमें भी नहीं पाई जाती। उसके बाद इसका कलर लाल रंग तो होता है, ठीक है। अब ये हीमोग्लोबिन का मतलब क्या हुआ, हीमोग्लोबिन में एक हीमैटिन नामक लौह वर्णक पाया जाता है। क्या, हीमोग्लोबिन प्रोटीन में हीमैटिन नामक लौह वर्णक पाया जाता है। क्या, हीमैटिन नामक लौह वर्णक पाया जाता है। हीमैटिन नामक लौह वर्णक के कारण से हीमोग्लोबिन का जो रंग होता है वो कैसा होता है, वो लाल होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का जो रंग होता है वो लाल होता है, किसके कारण से, हीमैटिन नामक के लौह वर्णक के कारण से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम मिटा रहे हैं, अभी और भी आगे लिखना है, तो इसको आप लिखते चलिए, जो भी पॉइंट्स हैं लिख लीजिए फटाफट करके, ज़्यादा है नहीं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा कि हीमैटिन नामक लौह वर्णक के कारण से इसका रंग जो होता है वो लाल होता है। अब रक्त को किससे मापा जाता है, रक्त को किससे मापा जाता है, तो रक्त को मापने के लिए आप लिख लीजिए, रक्त को मापने के लिए हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका, हीमोसाइटोमीटर। रक्त को मापने का जो यंत्र है वो क्या है, हीमोसाइटोमीटर। रक्त को मापने का यंत्र हीमोसाइटोमीटर, ठीक है। आप ये लिख लेंगे। अब यहाँ पर आरबीसी के संबंध में अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी को मापने का यंत्र क्या है, तब भी हीमोसाइटोमीटर। डब्ल्यूबीसी को मापने का यंत्र क्या है, हीमोसाइटोमीटर। मतलब सभी हीमोसाइटोमीटर से मापे जा सकते हैं। फिर अगली बात ये है, आरबीसी का जो जीवन काल होता है, मतलब यहाँ पर इनकी लाइफ स्पैन जो हम कहेंगे कि लाइफ स्पैन इनका कितना होता है, तो हम कहेंगे ये 20 से लेकर के 120 दिन की होती है। क्या, 20 से लेकर के 120 दिन की होती है। डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन कहेंगे तो 10 से लेकर के 20 दिन होती है, 10 से लेकर के 20 दिन होती है, किनकी, डब्ल्यूबीसी की। उसके बाद प्लेटलेट्स के बारे में कहेंगे, प्लेटलेट्स 7 से लेकर के 10 दिन की इनकी लाइफ स्पैन होती है। अब आप लूसेंट पर मत जाइएगा, नहीं तो लूसेंट बहुत ज़्यादा अंतर दिखा देगा, 2 से 3 दिन और फिर उसके बाद 3 से 4 दिन, ये मत देखिएगा, लूसेंट वाला मत देखिएगा, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। 10 से लेकर के 20 दिन डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, और फिर 7 से लगभग 10 दिन तक प्लेटलेट्स का जीवन काल, और 20 से लेकर के 120 दिन का जीवन काल होता है आरबीसी का, ठीक है। आरबीसी सेल्स की जो आकार होती है, यहाँ पर आकृति के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। आकृति जो होती है वो उभयतल होती है। क्या, उभयतल होती है। उभयतल का मतलब गोल होती है, चपटी होती हैं। क्या होती हैं, गोल होती हैं, चपटी होती हैं, और हल्की सी टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है ना,
उसी को उभयतल भी कहा जा सकता है। ठीक है, हल्की सी टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, उसी को उभयतल कहेंगे। इनकी आकृति कोई आकृति नहीं, निश्चित आकृति नहीं है इनकी, क्या यहाँ पर इनकी निश्चित आकृति नहीं होती, निश्चित आकृति नहीं होती। फिर प्लेटलेट्स के बारे में कहेंगे, प्लेटलेट्स की जो आकार है ये भी निराकार है, ये भी इसकी कोई आकृति नहीं, निराकार हम कहेंगे। ठीक है, निराकार का मतलब कोई आकृति नहीं। फिर इनके आकृति के बारे में देख लिया। अब देखेंगे हम ये कि जो आरबीसी होती हैं वो कितनी होती हैं। यहाँ पर देखेंगे आरबीसी में, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सेल पड़ी है, इस सेल में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी के सेल्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है, क्या केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। बताओगे क्या, आरबीसी सेल्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, अपवाद भी हैं, अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है, अपवाद एक ऊंट की सेल हो गई, ऊंट हो गई, और उसके बाद फिर लामा और लामा। लामा को हम देखेंगे, लामा क्या होता है, ये भी एक ऊंट की प्रजाति का ही जानवर है, छोटा ऊंट कह सकते हैं। ठीक है, छोटा ऊंट कह सकते हैं, छोटा ऊंट कह सकते हैं। तो इनकी सेल्स में, इनकी आरबीसी सेल्स में, इनकी आरबीसी सेल्स में केंद्रक पाया जाता है। ध्यान देंगे केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, किन में केंद्रक पाया जाता है, तो इनकी आरबीसी सेल्स में केंद्रक पाया जाता है। किनके, ऊंट या फिर लामा के, ऊंट या लामा के आरबीसी सेल्स में केंद्रक पाया जाता है। बाकी स्तनधारी के मैमल्स की आरबीसी में सेल्स या फिर ये केंद्रक के बारे में कहेंगे तो केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे हम कहेंगे कि ये डब्ल्यूबीसी के बारे में, क्या उनमें केंद्रक पाया जाता है। हाँ बिल्कुल, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इनमें यहाँ पर सेंटर की बात करेंगे, न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। इनमें भी केंद्रक अब्सेंट होता है, क्या केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। अच्छा, उसके बाद अब ये हम बात देखेंगे आरबीसी और के बारे में, केंद्रक तो नहीं हो गया। उसके बाद कुछ पॉइंट ये है कि जब हम सोते समय हमारे शरीर में 5% आरबीसी कम हो जाती है, आरबीसी कम हो जाती है। ठीक है, सोते समय शरीर में 5% आरबीसी कम हो जाती है। लेकिन जब हम पहाड़ों पर लगभग 4200 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ते हैं, मीटर की ऊंचाई तक जाते हैं तो वहाँ पर शरीर की आरबीसी में 30% तक बढ़ोतरी हो जाती है, 30% तक बढ़ोतरी हो जाती है। कब, जब पहाड़ों पर चढ़ा जाता है। ठीक है, पहाड़ों पर जैसे ही चढ़ते जाएंगे आरबीसी बढ़ता जाएगा। लेकिन जब सोते हैं तो आरबीसी की कम रिक्वायरमेंट होती है। क्यों, क्योंकि सोते समय ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट कम ही होती है। तो ये था कुछ फैक्ट्स आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में। अब हम ये बात करेंगे कि यहाँ पर कुछ और कंपोनेंट्स होते हैं। आरबीसी के तो कंपोनेंट नहीं होते हैं, लेकिन डब्ल्यूबीसी के कंपोनेंट देखेंगे तो डब्ल्यूबीसी के कंपोनेंट होते हैं। लेकिन वर्क के बारे में देख लेते हैं, वर्क क्या होता है। आरबीसी का वर्क कहेंगे तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये निभाती है कि जैसे हम सांस लेते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन का ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। कौन, आरबीसी। सांस लेते हैं तो सांस हमारी केवल वायु जब जाती है तो फेफड़ों तक जाती है। अब लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन घुली होती है तो ऑक्सीजन जो होता है वो हमारा ब्लड क्या करता है, वहाँ से कैच कर लेता है। अब वही ब्लड पूरे शरीर में क्या करता है, ऑक्सीजन पहुँचाता है। अब वही ऑक्सीजन पहुँचाने का काम करता है कौन, तो आरबीसी। आरबीसी में क्या उपस्थित होता है, तो हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और वही शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँच करके वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचा देता है। तो आप यही लिखोगे, आरबीसी का जो काम है वो ऑक्सीजन तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण, ऑक्सीजन O2 और CO2 का स्थानांतरण। ठीक है,
अब यहाँ पर एक पॉइंट अब आप देख लीजिए, हो सकता है कि कभी पूछे ले एग्जाम में क्या पूछ सकता है कि जब ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से मिलता है, ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से मिलता है तो क्या बनता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। फिर उसके बाद जब ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से मिलती है तो क्या बनती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ध्यान रखेंगे क्या बनती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। अब आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ पर होता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ पर होता है। ठीक है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो शरीर के विभिन्न अंगों के पास होता है, लेकिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो हम कहेंगे फेफड़ों के पास होता है। क्यों? क्योंकि फेफड़ों के पास कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आने का काम कौन करता है, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन करता है। जबकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो तो ऑक्सीजन पहले से लिया हुआ है और वो वहाँ पर रुकेगा भी नहीं, एक क्षण भी नहीं रुकेगा, एक सेकंड भी नहीं रुकेगा। जैसे ही ऑक्सीजन लिया तैसे तुरंत दूसरे पार्ट के लिए ट्रांसफर हुआ। तो यहाँ पर हम कहेंगे जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है वो शरीर के अन्य अंगों तक होता है, विभिन्न अंगों में होता है। क्या? शरीर के विभिन्न अंगों में होता है, केवल फेफड़ों को छोड़ करके, ठीक है, केवल फेफड़ों को छोड़कर। जबकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है ये फेफड़ों में होता है। कहाँ पर? फेफड़ों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ पर होता है, तो शरीर के विभिन्न अंगों में होता है, अंगुलियों में होता है, पैरों में होता है, हाथों में, जहाँ कुछ भी है सब में पाया जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की बात की जाएगी तो फेफड़े लंग्स में पाया जाता है। ठीक है, ये तो था कुछ काम के बारे में, वो भी आरबीसी के काम के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी के काम क्या है। डब्ल्यूबीसी का भैया जो काम होता है वो हम कहेंगे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाए रखते हैं। क्या? शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती हैं। ठीक है, मजबूत बनाती हैं। उसके बाद और फिर क्या हो सकता है, ये प्रतिरक्षा प्रणाली को तो मजबूत बनाती है। उसके बाद यहाँ पर एक इसकी सेल्स होती हैं, उनका नाम है मोनोसाइट जो होती है वो शरीर के विभिन्न अंगों में दौड़ करके जो भी रोगग्रस्त जीवाणु आए हुए हैं उनका भक्षण कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रोग उत्पन्न करने वाले, ऐसे लिखिए, रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। तो ये भक्षण कौन करता है, तो डब्ल्यूबीसी के सेल्स करते हैं। ध्यान रहे, डब्ल्यूबीसी की सेल्स ही रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। फिर इम्यूनिटी सिस्टम को बनाए कौन रखते हैं, तो डब्ल्यूबीसी ही बनाए रखते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने देखी। उसके बाद हम ये यहाँ पे कहेंगे प्लेटलेट्स का काम क्या होता है। प्लेटलेट्स का जो काम होता है वो भी रुधिर का थक्का ही बनवाता है। क्या? रुधिर का थक्का बनवाने में काम आता है। ठीक है, एक काम यहाँ पर इनका महत्वपूर्ण है, प्लेटलेट्स के बारे में, रुधिर का थक्का बनाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये है कि रक्त में आरबीसी में जब अगला पॉइंट लिखेंगे, आरबीसी में जब हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन की जब आरबीसी में कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए, जब आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, किसकी? हीमोग्लोबिन की। अब हीमोग्लोबिन क्या है, तो प्रोटीन है, आपने जाना है। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, तो आपको बताया गया है एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, एनीमिया। अब एनीमिया किसके कारण से होती है, तो अगर एलिमेंट के बारे में पूछ रहा है तो किस
तत्व की कमी के कारण से होता है, तो आप बता सकते हो कि लौह तत्व की कमी के कारण से होता है। क्यों? क्योंकि एनीमिया हीमोग्लोबिन में हीमेटिन नामक लौह वर्धक पाया जाता है। जब वही कम हो जाएगा मतलब लोहा कम हो जाता है तो एनीमिया हो जाता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं लौह वर्धक की कमी के कारण से, है ना, लौह वर्धक की कमी हो जाती है शरीर में। जब लोहे की कमी हो जाती है शरीर में तो एनीमिया रोग हो जाता है। फिर उसके बाद डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं कि जब डब्ल्यूबीसी में जो सेल्स होती हैं या फिर डब्ल्यूबीसी जो सेल्स होती है उनकी कमी हो जाती है तो वहाँ पर एक रोग हो जाता है जिसको कहा जाता है एसिनोफिल्स। क्या कहा जाता है? क्या एसिनोफिल्स कहते हैं, या फिर एसिनोफिल्स एक सेल्स होती हैं। क्या नाम होता है? एसिनोफिल्स। एसिनोफिल्स यहाँ पर एक सेल्स होते हैं किसकी? तो डब्ल्यूबीसी की एक सेल्स का नाम है एसिनोफिल। इसकी कमी से या फिर जब एसिनोफिल्स की कमी हो जाती है शरीर में तो इस्नोफेलिया नामक बीमारी हो जाती है। क्या? इस्नोफेलिया नामक बीमारी हो जाती है। अब इस बीमारी में भैया होता क्या है? तो वही सर्दी, बुखार, फिर गले में खराश आ जाती है, फिर जो आपकी सांसें लेने वाली नली है वो सूज जाती है ना, फिर कहेंगे कि दर्द रहने लगता है शरीर में। तो ये सभी बीमारी, ये लक्षण है किसके? एसिनोफिलिया के। तो ये सभी बीमारियां थी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्या आगे बताना है? डब्ल्यूबीसी के कुछ कंपोनेंट के बारे में, डब्ल्यूबीसी के कंपोनेंट के बारे में हम देखेंगे कि इसके कंपोनेंट हम दो तरीके से बांटेंगे। क्या? दो पार्टों में। क्या? एक तो एक ग्रेनुलर साइड होती है और एक अग्रेनुलर साइड होती है। मतलब एक कणिका युक्त होती है। क्या? कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी और फिर अकणिका युक्त। ठीक है, ध्यान से लिख लेंगे इसको, कणिका युक्त तथा अकणिका युक्त डब्ल्यूबीसी। कणिका युक्त तथा अकणिका युक्त डब्ल्यूबीसी। कणिका युक्त में क्या है कि जब कि ऐसे डब्ल्यूबीसी में कुछ कण पाए जाते हैं, आपको देखने को मिलेगा। ये तीन टाइप की होती हैं। एक तो एसिनोफिल्स तो होती है, एक एसिनोफिल्स होती हैं। फिर उसके बाद क्या? बेसोफिल्स और फिर यहाँ पर एक होती है न्यूट्रोफिल्स। क्या? न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और फिर न्यूट्रोफिल्स। अब ये सभी क्या है? कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी हैं। जबकि अकणिका युक्त ये कौन कौन सी होती हैं? तो यहाँ पर हम कहेंगे लिम्फोसाइट होती है। क्या? लिम्फोसाइट होती है। और फिर दूसरा क्या होता है? दूसरे का नाम है मोनोसाइट। मोनोसाइट होती है। ठीक है, तो ये दो प्रकार की अकणिका युक्त डब्ल्यूबीसी होती है और ये तीन प्रकार की क्या? कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी होती है। कणिका युक्त का मतलब इन सेल्स पर कुछ कण उभार, हल्के से उभार पाए जाते हैं। उसी उभार को क्या कहा जाता है? कणिका युक्त। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें से हमने बताया इसकी कमी हो जाती है तो फिर कौन सा रोग हो जाता है? तो इस्नोफिलिया बताया, सर्दी बुखार। ठीक है, बेसोफिल्स भी। अब इन सब का काम क्या होता है? अलग अलग काम होता है। तो सबका मतलब इम्पोर्टेंट, मतलब सब मिला करके अगर कहें तो डब्ल्यूबीसी का काम निकल के आ जाता है। अब इन सब का काम जो होगा वही प्रतिरक्षा प्रणाली ही बनाएंगे किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात न्यूट्रोफिल्स के बारे में क्या है कि ये पूरे डब्ल्यूबीसी का लगभग 60 से 70% भाग बनाती हैं। पूरे 60 से 70% भाग। अब आपसे पूछा जाएगा कि पूरे डब्ल्यूबीसी का 60 से 70% भाग कौन बनाती हैं? डब्ल्यूबीसी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी सेल्स पाई जाती हैं? तो आपको बताना है कि अगर ऐसे दे रहा है कि कणिका युक्त तथा अकणिका युक्त, तो आपको लगाना रहेगा कणिका युक्त। अगर इन सब के नाम दे रहा है एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, तो आपको लगाना रहेगा क्या? न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, तो ये कुछ कंपोनेंट थे डब्ल्यूबीसी के। तो बस इतना ही कार्य था आरबीसी डब्ल्यूबीसी का। सबका जीवन काल आपने देख लिया। फिर उसके बाद यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी कुछ था हमने बताया। अब बस यहाँ से ब्लड के बारे में यहाँ पर इतनी जानकारी खत्म होती है। अब आता है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट हम बात करते हैं ब्लड का क्लॉट करना। ठीक है, ब्लड का क्लॉट, हालांकि वो दूसरे वीडियो में मिलेगा आपको। बस इतना इस लेक्चर में
ब्लड की क्लोटिंग कैसे होती है वो हम दूसरे लेक्चर में देख लेते हैं, ठीक है।